गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी और मैं फिर से आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ एडुटोरिया के टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें मैं स्पेशली जो ये 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी और डिस्कशन के साथ करवाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और स्पेशली जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो भारत के न्यायमूर्ति कौन थे। ठीक है, यानी जब PIL लाया गया उस टाइम के न्यायमूर्ति कौन थे, तो कौन थे, इसमें PN भगवती थे। कौन थे, PN भगवती थे। बेसिकली जो PIL का फर्म होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है और जो PIL का प्रथम अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति थे, वो कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र थे। ठीक है, और इन्हीं का नाम जो है PN भगवती था। इन्हीं के टाइम प्रथम बार हमारा PIL दर्ज लाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, यहाँ पर कहा गया संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन आपको गलत है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है कि इसमें राज्य का कोई भागीदारी नहीं होता है कि राज्यसभा उसे अस्वीकार कर सकती है या संशोधित कर सकती है। ठीक है, इसका ये जो फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर बिल्कुल राइट है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और ना ही एक निजी सदस्य द्वारा। ठीक है, किसी निजी सदस्य द्वारा इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो एक मंत्री होता है वो किसी भी धन बिल को अपने सदन में ला सकता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है जो लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बिल्कुल राइट है। थर्ड है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी सही है कि धन बिल जो होता है वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया जाता है। ये बेसिकली सबको पता होगा, अनुच्छेद 108 के तहत। और ये संविधान बिल जो संविधान के होता है संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा, यानी अध्यक्ष के द्वारा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाते हैं। ठीक है, और सपोज आपके जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उस टाइम आपका जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है वो अध्यक्षता करेंगे संयुक्त अधिवेशन के। और उसके बाद भी सपोज अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति कार्य करते हैं। और जो राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, यानी भारत के संविधान में आपका उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 1947 में जब था हमारा कैबिनेट बना हुआ था उस टाइम उप प्रधानमंत्री का पद था, बट यहाँ पर उल्लेख इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, बेसिकली जो 44वां संविधान आया था वो 1978 में आया था। ठीक है, दी गई थी कि उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ठीक है, या 65 वर्ष तक वो किसी भी एज तक पूरा 65 वर्ष अगर उसका एज पूरा हो गया तब वो रिटायर होंगे। ठीक है, उनकी न्यूनतम आयु चाहे वो 56 वर्ष क्यों ना हो, 60 वर्ष क्यों ना हो, जब भी वो 65 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको वहाँ से उस पद से हटा दिया जाएगा। और उनका काल मात्रा अगर सपोज 60 ईयर्स के वो न्यायाधीश हैं और उनका फिर 5 साल ही उनको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद उनका एज 65 ईयर्स का हो जाएगा, जिसके उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका न्यूनतम आयु नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की सहभागिता का भी और सामुदायिक विकास का भी। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व का ये सबका नेतृत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित में प्रधानों में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व 1951 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा जो राज्य सरकार के विधायक के समक्ष, किसके समक्ष? राज्य सरकार के विधायक के समक्ष, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो होते हैं जब भी मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन होता है तो वो राज्य सरकार के समक्ष, जो राज्य सरकार के विधायक होते हैं उसके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसीलिए रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस के विरोध में लगा था। प्रथम जो कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ईओ हुम किए थे। कब? 1885 ईस्वी में, ठीक है। और जो पार्टी अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी थे। और जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ठीक है, तो आत्मीय सभा के संस्थापक आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब आत्मीय सभा का कब आया था? 1815 में आया था। ठीक है, और जो विवेकानंद के द्वारा लाया गया था वो क्या लाया था? रामकृष्ण मिशन लाया गया था। ठीक है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लाया गया था वो विश्व भारती लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े जो 4 प्रमुख युद्धों में जो सही क्रम है वो क्या है? तो आपको बता दें कि ये जब सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था। जो देवरा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1531 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हमारा 1539 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था ये कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हुआ था हमारा युद्ध सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ये शायद 1555 में हुआ था। कब हुआ था? 1555 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिवार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1919 का था। ठीक है, और मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 का इसी का परिवार था, खिलाफत आंदोलन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये बात कब बोले थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आया था, उसी में इस बात को रखा गया था। और इसी के टाइम करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को। तो जो प्रथम मुस्लिम द्वितीय अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। सॉरी, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, जो द्वितीय अध्यक्ष थे कौन थे? जो द्वितीय अध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा रहमतुल्लाह, यानी जो द्वितीय अध्यक्ष थे, प्रथम थे बदरुद्दीन। आपको पिछले बार भी बता चुके थे कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी। बेसिकली रहमतुल्लाह सैनी के बारे में बता दें कि ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता में
ये जो वंदे मातरम गाया गया था इन्हीं के टाइम गया था, इन्हीं का अध्यक्षता में, कब 1896 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष मिले हैं? तो आपको मेहरगढ़ बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी पाषाण की संस्कृति है और हड़प्पा जो सभ्यता के तक की संस्कृति का अवशेष है वो मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ में आपको धान के भूसी भी मिला गया है और जो कालीबंगा में चूड़ी का भी प्रमाण मिला है, अलोथा में युगल का भी प्रमाण मिला है, युगल 100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। किसके आया था? कनिष्क के टाइम। आपसे बता दें कि बुद्ध के टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन? ये किसके किसके टाइम होते थे? तो प्रथम जो थे अजात शत्रु के टाइम आया था, उसके बाद आपका कालाशोक के टाइम आया था दूसरा, और तीसरा जो था वो कनिष्क के टाइम आया था, और जो चौथा आपका हो जाएगा अशोक के टाइम आया था। इनकी अध्यक्षता हुई थी चारों संगीति के टाइम। ये लाइन बाय लाइन है। ठीक है, पिछले आपको टॉपिक में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किए थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 305 में। कब पराजित किए थे? 305 में। बेसिकली सेल्यूकस को पराजित करने के बाद इन दोनों में एक पारिवारिक संबंध भी बन जाते हैं, क्योंकि इनकी बहन से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 22। क्वेश्चन है, राजस्व सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राजस्व का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, और यहाँ पर गुप्त काल में जो कुमार गुप्त काल में सोने के भी सिक्के लाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद या अली के नाम से पुकारा करते थे? ठीक है, तो आपको बहलोल लोदी हो जाएंगे। ठीक, कौन है? बहलोल लोदी। ठीक है, बलबन के द्वारा अर्ज लाया गया था, अर्ज जो सैन्य विभाग से रिलेटेड है। उसके बाद आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो गुलाम बख्श के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक थे। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम सड़क का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, अमीरों के लिए मनसद अली को संबोधित किया गया था। कौन? ये बहलोल लोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोगों में से अभियानों के कलाक्रम को सजाइए। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये सारे उनके टाइम ही आया था। और आपसे बता दें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये बहुत ज़्यादा शिक्षित विद्वान यानी शिक्षित थे, शासक थे। ठीक है, फिर भी इनका जो शासक है, जो शासन प्रणाली है पीछे हो जाता है, क्योंकि इनको एजुकेशन तो था, बल्कि जो धार्मिक या सांस्कृतिक या इकोनॉमिक सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में वो बहुत गलत करते थे। ठीक है, और जो भी काम करते थे उनके टाइम किसी न किसी आपदा की एंट्री हो जाती थी, जिसकी वजह से इनकी कार्यप्रणाली पीछे हो जाती थी। तो ये चारों आपका इन्हीं के काल में लाया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि ये पहले कौन आया था। ठीक है, तो आपसे बता दें कि जो पहले आया था सांकेतिक मुद्रा, यहाँ पर सबसे पहले आया था आपका दोआब क्षेत्र में, यानी नदी के जो दोआब क्षेत्र थे उसमें कर की वृद्धि कर दिया गया था। ठीक है, वो कब आया था? 1325 में। नेक्स्ट है जो उसके बाद राजधानी परिवर्तन, यानी 1326 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है जो कराची अभियान। उसके बाद कराची अभियान हमारा 1329 में आया था, जो ये भी असफल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कराची अभियान आपका आया था 1337 ईस्वी में। कब? 1337 ईस्वी में। और जो आपका सांकेतिक मुद्रा आया था वो 1329 में आया था। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो आपका पेपरलेस जो बजट था 21-22 था। ये पेपरलेस बजट सर्वप्रथम निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया था। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, पोंग और तापू
राज्य के लोकप्रिय नृत्य कौन है? जो पुंग और तापुंग राज्य के लोक नृत्य लोकप्रिय नृत्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो आपको बता दें जो जल प्रदूषक है हिमनद नहीं है, क्योंकि हिमनद एक बर्फीले क्षेत्र के भाग हो गया। आर्सेनिक आपका जल प्रदूषक है, गाद भी जल प्रदूषक है, क्रोमियम भी जल प्रदूषक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसके बताएं, यानी खिलाड़ी में से ये कौन सा जो है सही है। ठीक है। तो सानिया रिचर्ड है जो हॉकी है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सानिया कौन थी? हॉकी है। ठीक है। और पाल पोगा जो है फुटबॉल के खिलाड़ी है। ठीक है। पामेला जेलिमो जो है वो भारोत्तोलन से ना होकर क्या है, धावक से रिलेटेड है। कौन है? धावक से। ये बेसिकली ये केनिया की है। ठीक है। उसके बाद किरण पोलार्ड है, वो क्रिकेट के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल इसमें एक आपको बताया गया है कि सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि पामेला जेमिलो क्या है, एक धावक है। क्या है? एक धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो आपका महबूल हक कौन थे? जो डॉक्टर महबूल हक थे, वो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। बेसिकली कब किए थे? 1990 में ये लाए गए थे मानव अधिकार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के पूर्ववर्ती नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेट, क्योंकि WTO का पूर्व पहले नाम था गेट है, उसके बाद इसको नाम को चेंज करके आपको WTO लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा उसका था शायद ये जनरल एग्रीमेंट और ट्रस्ट ट्रेड। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और गेट की स्थापना सबसे पहले 1 जनवरी 1995 को लाया गया था। ठीक है। कब लाया गया था? 1995। कब? डेट आपका 1 जनवरी। इसके अध्यक्ष जो है अभी नागोजी उंकोजो इवेला है। कौन है? नागोजी उंकोजो इवेला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक में शामिल किया गया है किसको? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता और घटक ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक को शामिल किया हुआ, इसके टाइप ही हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो किस प्रकार का सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलीय वातावरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 जो है राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, यानी इसका थीम क्या है? ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्पेशली 12 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय है। ठीक है। और इसका थीम है विकसित युवा और विकसित भारत, यानी विकसित युवा विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाणी जो जयराम थे वो संगीत से रिलेटेड थे, जिनका हाल ही में डेथ हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो 74वां स्वतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रस्थान किया गया था, यानी प्रथम स्थान मिला गया था, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले 74वां जो गणतंत्र दिवस थे वो किस देश के हमारे राष्ट्रपति आए थे? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे उबेदेल, वो हमारे 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। ठीक है। और प्रथम झांकी किसको मिला था? उत्तराखंड को मिला था। और जो 73वां गणतंत्र दिवस पर वो यूपी को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? यहाँ पर बात हो रहा है बेस्ट फिल्म के, तो बेस्ट फिल्म के आ जाए तो आपको द कश्मीर फाइल हो गया, और जो बेस्ट था उसके बाद सबसे फेमस जो ये हो गया, और जब बेस्ट नहीं बोला जाएगा तो आपका RR हो जाएगा। ठीक है। और जो मेन अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला गया था, और जो अभिनेता थे वो रणबीर कपूर को दिया गया था। ठीक है, अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत। कौन थे? अमरप्रीत सिंह। और ये 15 अक्टूबर को ये वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 की, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। और यहाँ
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 33% भूभाग का वनावरण लक्ष्य प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, ठीक है, 17। उसके बाद आता है कि पहली बार बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शायद इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। और ये भी बता दें कि जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित है वो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो आपको स्मृति मंधाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किए थे? ठीक है, तो ये आपको ईवा 2.0 लाया गया था नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटेन के पीएम जो ऋषि सुनक का संबंध है वो ये संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से, ठीक है। उसके बाद आता है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 का वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर आपका जो ये भारत और श्रीलंका दोनों जगह किया जाएगा, जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किससे रिलेटेड है? यानी ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टेड है, कौन है? वेट लिफ्टेड है ये भारोत्तोलन सुधीर लाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.3%, क्या? 2.3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, किसको? तो आपका लक्ष्मण को नियुक्त किया गया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन है? यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, कौन है? आयुष्मान खुराना है यूनिसेफ के नए राजदूत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था किसके द्वारा? कहाँ पे होगा इसका? तो हायाकुरी कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो आदि महोत्सव का जो शुभारंभ है वो दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। बेसिकली जो वहाँ पे एक मेजर ध्यानचंद एकेडमी है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया। और किसके द्वारा आयोजित किया जाए? जो आदि महोत्सव है जनजाति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे जीता गया? तो 2022 का अवार्ड बाबर आजम को मिला है, ये सूर्य कुमार को दिया गया है। किसको मिला गया? सूर्य कुमार को दिया गया है। जो 2022 पूरी वर्ष का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पर बाबर आजम को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जो ये विज्ञान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विज्ञान से रिलेटेड है, जो श्रीनिवास वर्धन संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 पश्चिमी राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितने बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बार। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की थी? तो आपका राइट आंसर है 51 दिनों की यात्रा पूरी की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश के से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 12 चीते लाने की दक्षिण अफ्रीका से चर्चा समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद राइट आंसर है द पुस्तक मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? बेसिकली जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है वो ये भारत के है। ठीक है, जो हिमाद्री है और गंगोत्री है ये दोनों, और उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना आपका 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें कि जनजातीय राज्य
कौन कौन से रिलेटेड और कौन कौन गलत है कि कौन कौन सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बी जो है वो गलत है, हिमाचल प्रदेश है, नहीं है, ठीक है। कार्बी जो है असम में है। जो ये जनजाति रहती है कहाँ रहती है, असम में रहती है। जो लिम्बू जनजाति है वो सिक्किम में रहती है, राइट है। और डोंगरिया जो जनजाति है वो उड़ीसा में है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन। कौन सी है, मिशिगन। यानी एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील यही है, ठीक है। और हालांकि पूरे देश पूरे देश की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है, अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे जो गहरी झील है कौन सी है, बेकाल झील है। सबसे गहरी झील आपका बेकाल झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है 0.01% होता है। और सबसे जो ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट, 78% है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है 21%। कितना है, 21%। उसके बाद CO2 है, कितना परसेंट है, 0.03% है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। तो आपको इसके बारे में जाना, जो गर्म जलधारा है पेरुवियन जलधारा है, ठीक है। और ये आपका ये जो एल नीनो है और सुसीमा है ये ठंडा जलधारा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय मानसून मौसमी जो विस्थापन इंगित होता है जिसका प्रमुख कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो स्थल बात यहाँ पर है कि मानसूनी मौसम है, ठीक है। तो स्थल से यहाँ पर गलत दे दिए गए, समूह नहीं होगा समुद्र होगा, क्योंकि यहाँ पर समूह की ओर कोई नहीं जाती है, स्थल से समुद्र की ओर जाएगी। और एक आ जाएगा पर्वतीय से, जो स्थल से घाटी की ओर, घाटी से पर्वतीय, घाटी से पर्वतीय, पर्वतीय से घाटी की ओर, और स्थल से समुद्र, समुद्र से स्थल की ओर। ऐसे हमारे यहाँ पर मौसमी विस्थापित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र हो जाएगा, यहाँ पर गलत दे दिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक जयमंडल किस राज्य में स्थित है। तो आपका नोकरेक जयमंडल है वो मेघालय में, ठीक है। कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोरोमंडल। कहाँ है, कोरोमंडल, ठीक है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो इसके सापेक्षिक घनत्व इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। घनत्व का भी इकाई होती है, विस्थापन का होता है मीटर होता है, और दाब का पास्कल होता है। उसके बाद घनत्व का डेंसिटी घनत्व होता है, ठीक है। तो इसका जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेगोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो स्टेगोमीटर आपको सरफेस टेंशन को मापने के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर क्या कार्य होता है। देखिए, जब भी कोई आपको वृत्तीय कक्षी में किसी भी वस्तु को घुमाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जा रही है, इसी दिशा पर रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। जो रूपांतरण के द्वारा जो निर्गत ऊर्जा का निर्वात में जाती है। क्यों, जो ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा का हम विनाश कर सकते हैं, ये इसका थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से स्प्रिंग तुला में रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी किसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निर्मजित है तब क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों। तो इसका रीजन है आपका अत्यधिक ऊष्मा के कारण, यानी वहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा के कारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि
किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है कैसे, तो आपकी लहरें दो हो जाएगी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जब भी धाराएं सीधी दिशा में जाएगी तो वो आपका अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। और जब भी टेढ़ी मेढ़ी करके जाएगी तो वो आपकी अनुप्रस्थ हो जाएगी। तो जब हम नदी में किसी बम को विस्फोट करते हैं तो विस्फोट जब भी होगा तो वो सीधी दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी। यहाँ से विस्फोट होगा तो ऐसे भागेगी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। आप बताएं अभी कि सीधी दिशा में जो जाएगी तो वो अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अनुदैर्ध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु के नाभिक में किस अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन से। किसका, एक प्रोटॉन से। हाइड्रोजन में बेसिकली जो होता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो जाएगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, तो आपका स्वसंयोजक जब भी आता है तो उसमें निम्न गलनांक आ जाता है, ठीक है। निम्न गलनांक यानी निम्न गलनांक, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गलत दे दिया गया है, क्योंकि निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक है, सही है यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, गलत नहीं है। यहाँ पर बात किया गया स्वसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ठीक है। तो आपको जो स्वसंयोजक होता है उसमें उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, ठीक है। और जो ऊष्मा और विद्युत के ये दुर्बल चालक होते हैं, कुचालक होते हैं यानी। और जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं। कौन, स्वसंयोजक। और इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। जो निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है वो आपका आयनिक क्षमता का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें नहीं का चर्चा किया गया, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, ठीक है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है क्या है, तो आपको पिछले वाले सीरीज एडिटोरियल सीरीज में बता चुके थे। जो प्रथम ये ग्रुप है तो उसमें आपको बताए थे हे ले ना करो रब से फरियाद, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे फर्स्ट जो ग्रुप है इसके मेंबर है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि ये इसमें जो प्रथम मेटल कौन है, ठीक है। यहाँ पर जो बाह्यतम जो उदासीन गैसियों के परमाणु को बाह्यतम कक्षा, सॉरी यहाँ पर दिया है आवर्त सारणी के प्रथम धातु यानी मेटल कौन है, तो आपका लिथियम आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपका अधातु है, ठीक है। तो आपका ये राइट हो जाएगा लिथियम, कौन, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयनन ऊर्जा से ही आपको बाह्यतम कोश या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। कहाँ है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन। और आपसे बता दें जो सिल्वर होता है उस पर अंडे नहीं रखा जाता क्योंकि वो संक्षारित होने लगता है, ठीक है, सिल्वर और अंडे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो आपका हो जाएगा संचारण, यानी संचारण के द्वारा ही आपका धातु कोई नमी एसिड के से इफेक्ट पड़कर उसमें संचारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप इस 80 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े होंगे और एक बार आप देख लीजिएगा इसमें से हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सीरीज लाऊंगी 80 क्वेश्चन का। उम्मीद है मेरा कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो से मैं और डिस्कशन के साथ इसमें क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाय।